नमस्कार, मेरा नाम है मीनाक्षी रजत और आज एक बार फिर से ब्रेकिंग विद मीनाक्षी में मैं बात कर रही हूं नेपाल की। सबसे पहले आपको नेपाल से आई हुई कुछ तस्वीरें दिखा देती हूं और उसके बाद हम इस बातचीत को आगे भी बढ़ाएंगे और समझेंगे कि जो ये जेनजी प्रोटेस्ट है वो किस तरीके से नेपाल की शक्लो सूरत को बदल रहा है। सबसे पहले आप ये तस्वीरें देखिए। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर संसद भवन की है। संसद भवन को आग के हवाले कर दिया गया है। जगह जगह से ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं। कुछ और तस्वीरें भी मैं आपको दिखा देती हूँ। एक ये तस्वीर देखी आपने संसद भवन की। अब मैं आपको तस्वीर दिखाती हूँ पूर्व प्रधानमंत्री ओली के निजी आवास की। अब इसके बाद राष्ट्रपति का निजी आवास भी देख लीजिए, गृह मंत्री का निजी आवास देख लीजिए। हालांकि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। पूर्व पीएम शेर बहादुर देउबा और उनकी पत्नी को घर में घुस करके पीटा गया है, उसकी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। इसके अलावा जो वित्त मंत्री हैं उन्हें भी दौड़ा दौड़ा करके पीटा गया है। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। नेपाली कांग्रेस का पार्टी कार्यालय भी देख लीजिए, किस तरीके से प्रदर्शनकारियों ने इसे आग के हवाले कर दिया है। इसके बाद एक और तस्वीर सामने आई है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। केपी शर्मा ओली को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट कर दिया गया है। बताया ये जा रहा है कि इलाज के नाम पर दुबई जाने की बात हो रही है। तो आपने ये तमाम तस्वीरें देख ली। अब आपको इन तस्वीरों को देखकर के क्या कुछ याद आ रहा है? आपको याद आ रहा होगा श्रीलंका, आपको याद आ रहा होगा बांग्लादेश। पिछले वीडियो में भी मैंने ये बात की थी कि बांग्लादेश को आग के हवाले किया गया था। वहां पर भी प्रदर्शन किया गया था। प्रदर्शनकारियों ने तख्ता पलट करते हुए शेख हसीना को प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर दिया था। अब यही हुआ है नेपाल में। वहां पर भी प्रदर्शनकारियों ने अपनी हरकतों से प्रधानमंत्री को इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर दिया है। कल मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने साफ तौर पर यह कहा था कि जेनजी प्रोटेस्ट जो हो रहा है, एक ऐसी जनरेशन है जेनजी जिसमें यह समझा जाता है, लोगों के मन में ये नैरेटिव सेट हो गया है कि ये जनरेशन अपनी परेशानियों को नहीं समझती है, अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझती है। लेकिन कल जब मैंने ये वीडियो बनाया था तब मैंने बहुत इस बात पर जोर देते हुए कहा था कि इस जनरेशन ने अपनी परेशानी को समझा, क्योंकि ये सिर्फ वहां पर बैन हुए ऐप के लिए नहीं था, बल्कि इसके अलावा जो विरोध प्रदर्शन चल रहा है जेनजी प्रोटेस्ट, वो इसलिए भी हो रहा है क्योंकि लोग चाहते हैं कि उनके देश में करप्शन ना हो। लेकिन मैं इस बात को बिल्कुल भी समर्थन नहीं देती हूं कि प्रदर्शन के नाम पर हिंसक झड़पें की जाए, हिंसा की जाए, पूर्व प्रधानमंत्री के साथ मारपीट की जाए, गृह मंत्री के आवास को आग के हवाले कर दिया जाए, अपनी संसद को ही आग के हवाले कर दिया जाए। ये तस्वीरें बहुत ही निंदनीय भी हैं, दुखदायी भी हैं, पीड़ादायी भी हैं। लेकिन इस पूरे प्रोटेस्ट की निंदा मैं इसीलिए कर रही हूं क्योंकि इस प्रोटेस्ट में इन्होंने अपने देश को करप्शन से मुक्त करवाने की बात तो कही, लेकिन अपने देश की ही खूबसूरत इमारतों को आग भी लगा दी। ये खूबसूरत इसलिए नहीं क्योंकि इनका स्ट्रक्चर खूबसूरत है, ये खूबसूरत इसलिए थी क्योंकि पूरा देश इन्हीं इमारतों से चलता था। आपको भंग करना था सरकार को, आप अपनी वोट की ताकत दिखाते, तब आप अपने घर से निकल करके वोट नहीं करने चाहते हैं। लेकिन जब सरकार बन जाती है, आपको उनकी नीतियां पसंद नहीं आती हैं, तो आप संसद भवन को जाकर के आपके हवाले कर देते हैं। शर्म आनी चाहिए आपको प्रोटेस्ट के नाम पर। जो भी वहां पर हो रहा है मैं उसकी घोर निंदा करती हूँ। नेपाल की स्थिति इस तरीके की हो गई है कि भारत सरकार ने एडवाइजरी जारी कर दी है कि हमारे नागरिक वहां पर ना जाएं। इंडिगो एयरलाइंस की तरफ से और साथ ही एयर इंडिया की तरफ से ये कह दिया गया है अपने यात्रियों से कि अभी नेपाल की यात्रा ना करें। यहां तक कि जो एयरलाइंस की फ्लाइट्स थी वो भी रद्द कर दी जा चुकी हैं। इसी तरीके से अन्य देशों में भी एडवाइजरी जारी की गई है। अब नेपालीज को ये समझना बेहद जरूरी है कि उन्होंने आखिरकार अपने देश को किस हिंसा की आग में झोंक दिया है। श्रीलंका न कभी पनप पाया और न ही आने वाले वक्त में वो उस तरीके से खड़ा हो पाएगा जैसे वो पहले था, क्योंकि वहां पर इसी तरीके से हिंसा हुई। इसके अलावा अगर मैं बात करूं बांग्लादेश की, बांग्लादेश में भी इसी तरीके से हिंसक झड़पें हुई। बांग्लादेश का क्या हाल है जरा देखिए। बांग्लादेश ना तो आज तक संभला है, एक साल पूरा हो जाने के बाद, और आने वाले वक्त में भी क्या संभल पाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। नेपाल को हर कोई खूबसूरत भी कहता है, घूमने भी जाता है, ठीक है, वहां पर जो परेशानियां थी वो आपकी थी, आप उससे जूझ रहे थे, लेकिन आपने उन समस्याओं से निपटने के लिए जो रास्ता अख्तियार किया वो बेहद ही शर्मसार है, बेहद ही निंदनीय है। आपने अपने देश को आग के हवाले करके, अपनी संसद भवन को आग के हवाले करके ये बता दिया है कि आप आने वाले वक्त में प्रोग्रेस नहीं चाहते हैं। अगर आप प्रोग्रेस चाहते तो आप इस तरीके की हरकतें नहीं करते। लेकिन इन सब के तरफ अब बात ये कर लेते हैं कि आखिरकार प्रधानमंत्री के इस्तीफा देने के बाद, यानी कि केपी शर्मा के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद अब आगे क्या होगा, क्योंकि बेहद जरूरी होता है कि ऐसे प्रोटेस्ट के बीच में भी एक कार्यकारी प्रधानमंत्री तो हो
जो इस पूरी स्थिति को संभाल सके। अब नया नाम भी उभर करके सामने आ रहा है। नया नाम उभर करके जिसका सामने आ रहा है वो है बालेंद्र शाह, जो कि काठमांडू के मेयर भी हैं। अब जेन जी उन्हें आखिरकार प्रधानमंत्री क्यों बनाना चाहती है वो भी समझ लीजिए। तो 34 साल के बालेंद्र शाह आखिरकार हैं कौन, सबसे पहले वो समझ लीजिए। सबसे पहले उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, सिविल इंजीनियर बने, रैपर बने और इसके बाद उन्होंने राजनीति में अपना हाथ आजमाया, काठमांडू के मेयर बन गए और युवाओं के बीच में खासे फेमस भी हैं, प्रसिद्ध भी हैं, जिसकी वजह है उनका लाइफस्टाइल, उनके सोशल मीडिया पोस्ट जो कि अक्सर राष्ट्रीय स्तर पर बहस को जन्म देते हैं, प्रधानमंत्री के साथ चलते रहे उनके टकराव। अब यही वजह है कि बालेंद्र शाह एक अलग सोच रखते हैं युवाओं की तरफ से। कल जब ये जेनजी प्रोटेस्ट शुरू किया गया था तो इसे उन्होंने अपना समर्थन भी दिया था। अब यही युवा ये चाहते हैं कि बालेंद्र शाह को प्रधानमंत्री बना दिया जाए जब तक कि देश में आने वाले वक्त में चुनाव नहीं होते हैं। आपको ये पूरा सब कुछ इस तरीके से याद आ रहा होगा कि मैं बात शायद बांग्लादेश की कर रही हूँ, लेकिन स्थिति नेपाल में भी वही बनी है जो बांग्लादेश में बनी थी। वहां पर भी प्रदर्शन इसी तरीके से किया गया था, सत्ता परिवर्तन किया गया था, उसके बाद एक कार्यकारी प्रधानमंत्री बनाया गया था और उसके बाद आज तक वहां पर चुनाव नहीं हुए हैं। हिंसा उसी तरीके से जारी है। अब नेपाल की तस्वीर भी आने वाले वक्त में अगर यही हो जाए तो आपको बिल्कुल भी शॉक नहीं होना है, बिल्कुल भी सोचना नहीं है। लेकिन ये जो प्रदर्शन हो रहा है, जिस तरीके से ये प्रदर्शन हो रहा है वो बेहद गलत है। सरकार ने सिर्फ यही कहा था कि जो कंपनियां अनरजिस्टर्ड हैं वो आकर के रजिस्ट्रेशन करवा लें। सरकार की बात को बिल्कुल भी सीरियस नहीं लिया गया इन कंपनियों के द्वारा। इन्होंने जाकर के रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, इन्हें बैन कर दिया गया। और जब इन प्लेटफॉर्म्स को बैन किया गया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को, तो उसके बाद ये व्यापक प्रदर्शन हुआ। मेरा सवाल ये है कि क्या सोशल मीडिया कंपनी जिन्हें बैन किया गया था ये उसके पीछे हैं, इस प्रदर्शन के पीछे हैं? इन युवाओं से इस बारे में बातचीत होनी चाहिए, क्योंकि अगर बात करप्शन की थी तो करप्शन एक पुराना मुद्दा नेपाल में रहा है। पहले ये प्रदर्शन क्यों नहीं किए गए, उस वक्त पर क्यों किए गए जब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बंद किया गया? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बंद करना यानी कि अभिव्यक्ति की आजादी छीनना, ये वहां के युवाओं का कहना था। लेकिन अभिव्यक्ति की आजादी का कितना सही उपयोग वहां के युवाओं ने किया है वो तस्वीरें, वो वीडियो बता रहे हैं। हर कोई आज आहत है नेपाल की इस स्थिति को देख करके। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट करके अपनी राय जरूर व्यक्त करिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।